हेलो एवरीवन और यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के सभी सीरियस एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज अगले कुछ मिनट आपकी तैयारी के लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं क्योंकि आज हम 3 ऐसे हाई इंपैक्ट टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम 15 और 16 अप्रैल के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिकोड करेंगे। हम एक एक करके हर टॉपिक की गहराई में जाएंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में। तो आज हमारे रडार पर क्या है? सबसे पहले हम इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम डिलिमिटेशन के उस बड़े डिबेट को अनपैक करेंगे जो हमारे पार्लियामेंट का चेहरा बदल सकता है। और आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सोशल इनिशिएटिव ई-सेफर पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस यानी जीएस पेपर 2 के लिए एक कोर टॉपिक है, जहां जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इंडिया का बढ़ता हुआ रोल सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो खबर क्या है? बिल्कुल शॉर्ट में समझिए। ये 9th कॉन्फ्रेंस मॉरिशस में हुई। इसका मेन फोकस था वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है और उसका रीजनल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ रहा है। और इस सब के बीच भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा। सिविलियन शिप्स पर अटैक बंद होने चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था। अब आईओसी के बारे में खास बात जो आपको समझनी है। देखिए, ये कोई टिपिकल गवर्नमेंट समिट नहीं है। इसे 2016 में एक थिंक टैंक जिसका नाम है इंडिया फाउंडेशन ने शुरू किया था। इसका मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर खुलकर चर्चा हो सके, जो इंडिया की सागर पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। यहां 2 की टर्म्स हैं जिनका मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहला है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। आसान भाषा में, जब सरकारी लोग और नॉन सरकारी एक्सपर्ट्स जैसे थिंक टैंक्स एक ही टेबल पर बैठकर बात करते हैं तो उसे ट्रैक 1.5 कहते हैं। और दूसरा सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडियन ओशन के लिए भारत की फॉरेन पॉलिसी का मूल मंत्र है। तो आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक सुनना क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। जियोपॉलिटिकली ये इंडियन ओशन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का एक जरिया है। इकोनॉमिकली ये उन जरूरी समुद्री रास्तों यानी SLOCs की सुरक्षा से जुड़ा है और ये हमारी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है। यहां पिक्चर के 2 साइड्स हैं। एक तरफ हैं चैलेंजेस जैसे वेस्ट एशिया का क्राइसिस, चागोस आइलैंड्स पर मॉरिशस और मालदीव्स का झगड़ा जिसकी वजह से मालदीव्स ने कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट तक कर दिया। और दूसरी तरफ है इंडिया का स्ट्रेटेजिक मूव, शांति की अपील करना और साथ ही मॉरिशस जैसे पार्टनर्स के साथ एनर्जी सिक्योरिटी जैसे डील करना। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। चलिए अब कुछ क्विक फैक्ट्स सीधे प्रीलिम्स के लिए। 9th IOC का वेन्यू मॉरिशस, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस। यूनिक फैक्ट, अफ्रीका का इकलौता देश जहां हिंदुइज्म सबसे बड़ा धर्म है। विवादित जगह चैगोस आर्चिपेलागो। और ऑर्गेनाइजर इंडिया फाउंडेशन, एक फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक। इन्हें याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसे इंडिया फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करता है, नीति आयोग नहीं। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ये थीम पुराना है। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, आईओसी एक इंडिपेंडेंट फोरम है। इसलिए सही जवाब है डी, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब मेंस के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है। शुरुआत कीजिए आईओआर की इंपॉर्टेंस बताकर। बॉडी में डिस्कस करें कि आईओसी कैसे भारत के सागर विजन को आगे बढ़ाता है। चैलेंजेस का जिक्र जरूर करें और कंक्लूड करते वक्त इंडिया के स्टेबलाइजिंग रोल को हाईलाइट करें। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। और दोस्तों, ये टॉपिक आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की। 850 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोकसभा की नई पोटेंशियल स्ट्रेंथ है जो अभी के 543 से बहुत ज्यादा है। और यही एक नंबर आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट के सेंटर में है। तो मुद्दा क्या है? लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्लान है और इसका सीधा लिंक विमेन्स रिजर्वेशन बिल से है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन नई सीटों को बांटा कैसे जाएगा? क्या पॉपुलेशन के आधार पर या फिर सभी राज्यों को एक फिक्स्ड परसेंटेज इंक्रीज देकर? यही इस बहस की जड़ है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज जो सीटों की गिनती है वो 1971 के सेंसस पर बेस्ड है। 1976 में इन सीटों को फ्रीज कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम कर रहे थे उन्हें कम सीटों की सजा न मिले। ये फ्रीज 2026 के बाद खत्म होने वाला है। चलिए 2 आइडियाज को क्लियर करते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और असेंबली सीट्स की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना। लेकिन इसके पीछे जो आत्मा है वो है 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत।
इसका मतलब है कि हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, यानी हर एमपी लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे। जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक एक खजाना है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर असर डालता है। इससे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। और ये एक सोशल डिबेट भी है। क्या रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जरूरी है या पॉपुलेशन कंट्रोल को रिवॉर्ड करना? तो अब रास्ते क्या हैं? मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। पहला सिनेरियो, सभी राज्यों को एक जैसा लगभग 26% का सीट इंक्रीज दे दो। इसका फायदा यह है कि रेशियो बना रहेगा, लेकिन 1 वोट 1 वैल्यू की समस्या सॉल्व नहीं होगी। दूसरा सिनेरियो, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बांट दो। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन इससे नॉर्थ इंडिया को बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी और साउथ इंडियन स्टेट्स को नुकसान होगा। प्रीलिम्स के लिए डिलिमिटेशन कमीशन से जुड़ी ये बातें बिल्कुल रट लीजिए। इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सबसे जरूरी बात, इसके ऑर्डर्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फाइनल होते हैं। इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और अब तक ये 4 बार बन चुकी है। चलिए एक और एमसीक्यू ट्राई करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 3 ये भी ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यही है कैच, ये गलत है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसके ऑर्डर्स फाइनल होते हैं और नॉन जस्टिशिएबल। तो सही जवाब हुआ सी, 1 और 3 ओनली। मेंस में आपसे इस दुविधा पर क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा जा सकता है। आपको दोनों पहलुओं पर बात करनी होगी। साउथ के आर्ग्यूमेंट्स भी देने होंगे और नॉर्थ के भी। कंक्लूजन में आप एक बैलेंस्ड अप्रोच, जैसे एक हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक डिजिटल इंडिया को जमीन से जोड़ता है और ये सुनिश्चित करता है कि इस डिजिटल रेवोल्यूशन में कोई पीछे ना छूट जाए। तो ये ई-सेफ हर इनिशिएटिव है क्या? एक लाइन में, ये एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसका टारगेट है ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सेफ रहना सिखाना। इसका मॉडल बहुत ही खूबसूरत और इफेक्टिव है। इसे कहते हैं साइबर सखी मॉडल। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले सीडैक कुछ महिलाओं को ट्रेन करता है, फिर ये ट्रेंड महिलाएं साइबर सखी बन जाती हैं, और फिर ये साइबर सखियां अपने गांव में दूसरी महिलाओं को ट्रेन करती हैं, एक से अनेक। तो यहाँ के मेन प्लेयर्स कौन हैं? एक तरफ है साइबर सखी, जो कम्युनिटी लीडर है। नोडल मिनिस्ट्री याद रखिएगा, ये है मेईटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं सीडैक और रिलायंस फाउंडेशन। यूपीएससी को ऐसे टॉपिक्स बहुत पसंद है जहां कई चीजें एक साथ जुड़ती हैं। यहां देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल सेफ्टी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब एक ही इनिशिएटिव में कवर हो रहा है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो इस प्रोग्राम की ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है इसका कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। लोग अपने लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और ये रोकथाम पर फोकस करता है। आगे क्या करना चाहिए? इसे दूसरे प्रोग्राम से जोड़ना होगा और पायलट स्टेट से आगे बढ़ाना होगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ फाइनल क्विक फैक्ट्स। टारगेट है 3 साल में 10 लाख महिलाएं। शुरुआती राज्य हैं मध्य प्रदेश और ओडिशा, और ये मेईटी के बड़े ISEA प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मकसद है रूरल अर्बन डिजिटल सिक्योरिटी डिवाइड को कम करना। चलिए आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 ये भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 3 में ही ट्रिक है। ये एक साथ पूरे देश में नहीं बल्कि फेज्ड मैनर में शुरू हो रहा है, MP और ओडिशा से। इसलिए सही जवाब है A, 1 और 2 ओनली। और मेंस प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन में आपको डिजिटल लिटरेसी को वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ना है और ये बताना है कि ई-सेफ हर जैसी इनिशिएटिव्स ही डिजिटल इंडिया के सपने को सच्चा और समावेशी बनाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेस नहीं, सेफ एक्सेस देती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज द की। सिर्फ समझना काफी नहीं है, इनको रिवाइज करना, इन पर सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए रोज रिवाइज करते रहिए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो ऐसे ही डेली डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल, पढ़ते रहिए।